गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ाया। प्रशिक्षणार्थियों, आज ब्रिटिश कालीन या अंग्रेजी काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम स्थिति का अध्ययन करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सोलहवीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने व्यापार के मकसद से भारत में स्थापित की। बाद में उनका मकसद ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना हो गया। उसके बाद जब हालात देखे तो भारत के सम्राटों से सत्ता भी हासिल कर ली। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय जनता की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं गया। इन लोगों ने कभी भी भारत की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि प्रशासकीय कार्यों में और व्यावसायिक कार्यों में स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हम भारतीयों की भी एक विडंबना रही कि हम भारतीय अपने दृष्टिकोण से रूढ़िवादी थे और रूढ़िवादिता के लिए महिलाओं को पर्दे में रखना, बाल विवाह करना, सती प्रथा और कन्या वध प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में थी। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज ने महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना या दिलवाना उचित नहीं समझा। प्रशिक्षणार्थियों, 1938 में विलियम एडम साहब ने अपनी बात को इस खूबसूरत अंदाज में कहा जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ पुरुषों को लाभ पहुँचाने वाली है। महिलाओं को अज्ञानता की ओर धकेल दिया गया है। उनका शिक्षा से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये लॉर्ड विलियम कह रहे हैं 1938 में। ऐसी स्थिति में ईसाई मिशनरी ने अपना कार्य जारी रखा और वो धीरे धीरे धर्म का प्रचार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती रही, ईसाई मिशनरीज। उसी के अंतर्गत ईसाई मिशनरी के अंतर्गत उन्हीं के प्रयासों से 1818 में रेवेंड चिनसुरा में एक विद्यालय जो देश का पहला मिशनरी विद्यालय था वो खोला गया। उसके बाद 1819 में केरे ने कोलकाता के बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरा विद्यालय जो बालिका विद्यालय था, पहला 1818 में चिनसुरा में और दूसरा बालिका विद्यालय 1819 में जो बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरा बालिका विद्यालय खोला गया। 1820 में मिस कुक भारत आई और भारत आने के बाद उन्होंने 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की।
और 1923 के आते आते भारत में 14 महिला या बालिका विद्यालय स्थापित हो गए। इस बात से ईसाई मिशनरी की इस बात से भारतीय विद्वान और भारतीय लोग बहुत प्रभावित हुए और उसी का परिणाम था कि महात्मा फूले ने 1848 में पूना में बालिका विद्यालय खोला, जिसमें वो और उनकी पत्नी दोनों ही शिक्षण का कार्य करते थे। 1849 में बैथ्यून कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय खुला। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा गांधी आदि ऐसे समाज सुधारकों ने, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये महिलाओं के हितों के पक्षधर व्यक्ति कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने महिलाओं की शिक्षा की सिफारिश की। इन महापुरुषों के, इन समाज सुधारकों के प्रयासों से देश में शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक नई क्रांति का आगाज हुआ। 1851 के आते आते भारत में 371 बालिका विद्यालय स्थापित हो गए, जिनमें लगभग 11,000 बालिकाएं अध्यापन कार्य संपन्न कर रही थीं। प्रशिक्षणार्थियों, भारत में, ब्रिटिश कालीन भारत में महिलाओं की इस शैक्षिक स्थिति के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन महापुरुषों, इन समाज सुधारकों के प्रयासों से और अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजों की शैली से, अंग्रेजों के रहन सहन से प्रभावित होकर भारतीय जनमानस में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए आतुरता स्पष्ट रूप से नजर आई और उसी का परिणाम निकला कि 1851 के आते आते 371 बालिका विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें 11,000 बालिकाएं अध्ययन कार्य कर रही थी। 1854 में वुड का घोषणा पत्र लागू हुआ, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से थी कि प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, उनके लिए अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, बालिकाओं के अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएं, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, बालिकाओं के पढ़ाते समय उनका निरीक्षण करने के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, और तो और बालिकाओं को दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनको उनके घर के आसपास ही विद्यालय खोल दिए जाएं। ऐसी सिफारिशें वुड घोषणा पत्र में की गई। हंटर आयोग ने भी अध्ययन किया और पाया कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की दशा बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में हंटर आयोग ने, हंटर कमीशन ने सिफारिश की कि बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप और हॉस्टल सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। बालिकाओं को जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनको छात्रवृत्तियां दी जाएं, उनको छात्रावास में रहने की सुविधा मुहैया कराई जाए और वो सारी सुविधाएं ये निःशुल्क होनी चाहिए। ये सिफारिश हंटर आयोग या हंटर कमीशन ने दी। प्रशिक्षणार्थियों, छात्रावास और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था
मिल जाने से बालिकाओं को शिक्षा के प्रति उनका ध्यान खींचा गया, जिससे पेरेंट्स गार्जियंस को ये समझ आ जाए कि बालिका उनकी अगर शिक्षा प्राप्त करने जाएगी तो वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगी और उसको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी और उसको वहाँ ठहरने की और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था है। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी सिफारिश की कि भारत में बालिका शिक्षाओं के ऊपर अधिक से अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये विभिन्न समाज सुधार के जो संगठन थे, इन्होंने बालिका शिक्षाओं की सिफारिश की कि बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 1904 में एनी बिसेंट ने बनारस में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1916 में लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1916 में लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1916 में ही जो पहला मेडिकल कॉलेज था देश का, 1916 में महिला महाविद्यालय भी स्थापित किया गया, वो पूना में स्थापित किया गया। उसके बाद 1921 से लेकर 1947 तक गांधी जी अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा से भारत में आ गए और गांधी जी के आने से 1920 से लेकर और गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक का इतिहास जो लिखा जाएगा वो गांधी युग के नाम से लिखा जाएगा। 1920 से लेकर 1948 का जो इतिहास लिखा जाएगा वो गांधी युग के नाम से लिखा जाएगा। तो 1921 से लेकर 1947 तक की बात करते हैं, क्योंकि 47 के बाद शिक्षा व्यवस्था देश की अलग तरीके की हो गई। 1921 से 47 तक देश की शिक्षा व्यवस्था में अद्वितीय तरक्की हुई और उस अद्वितीय विकास से, अद्वितीय प्रगति से देश के लिए एक नई दिशा मिली कि महिलाओं की जो वर्षों से उनका शोषण होता आ रहा था, धर्म के नाम पर, पुरुष की प्रधानता के नाम पर, समाज के रीति रिवाजों के नाम पर, उनको उससे थोड़ी थोड़ी निजात मिलने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, गांधी जी के उस स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन करने से महिलाओं में एक नई चेतना आई। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और विभिन्न आंदोलनों को अंजाम दिया। जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे गांधी जी, एक दिन देश में ऐसा भी आया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी की ही देन है। जो सविनय अभिज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उन्हीं गांधी जी के लिए एक दिन ऐसा आ गया कि आपने उस आंदोलन का नाम क्या रख दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी को करना पड़ा। इन आंदोलनों में महिलाओं ने भी अपना योगदान गांधी जी के साथ दिया। उसका समाज के कुछ उच्च वर्ण के लोगों ने विरोध किया और उसके बाद गांधी जी का साथ इन आंदोलनों में महिलाएं देती रहीं। महिलाएं गांधी जी के आंदोलनों से जागरूक हुई और उसी का परिणाम ये निकला कि महिलाएं पढ़ने के लिए तैयार हो गईं। 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन भी आयोजित किया गया।
जिसमें महिलाओं को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने की सिफारिश की गई। मेरी बात समझ सकते हैं? गांधी जी ने महिलाओं में नई चेतना, नई जागृति भर दी और उस आंदोलनों, गांधी जी के उन आंदोलनों में, स्वतंत्रता संग्राम के उन आंदोलनों में भाग लेने से महिलाएं जागरूक हुई और उसी जागरूकता का परिणाम था कि महिलाओं ने अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन 1927 में आयोजित किया। उस महिला शिक्षा सम्मेलन में सिफारिश की गई कि महिलाओं को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की जानी चाहिए। ये मांग थी उनकी कि महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर क्यों नहीं दिए जाते हैं, ये उनका प्रश्न था। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग इस स्त्री शिक्षा सम्मेलन में महिलाओं ने की। असल में क्या है कि दूसरे प्रशिक्षणार्थियों 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शैक्षिक सम्मेलन में महिलाओं ने शैक्षिक अवसरों की समानता की जो बात कही और इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के खड़े होने से अंग्रेजी शासन को कार्यालयों में, प्रशासकीय कार्यों में, व्यवसायों में महिला शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रशासन के कार्यों को संभालने के लिए प्रशासकीय कार्यालयों में महिला और पुरुष दोनों की नियुक्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन को, ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी बदौलत बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कार्यालयों में प्रशासकीय और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बालिका शिक्षाओं की आवश्यकता को महसूस किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा में पढ़ा रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने से अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हुआ कि अब हमें पुरुषों के साथ साथ महिला शिक्षाओं की भी आवश्यकता है। अर्थात महिलाओं को इन कार्यालयों में लगाने के लिए, महिलाओं को इन प्रशासकीय व्यवस्था में काम में लेने के लिए उनको ये एहसास हुआ कि महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था उचित प्रकार से की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि 1882 में 2054 मात्र महिलाएं शिक्षित थी। 1882 तक 2054 महिलाएं शिक्षित थी, जो 1947 के आते आते ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत 1947 तक 28,196 बालिका विद्यालयों की स्थापना हो गई और 42,97,785 बालिकाएं या महिलाएं शिक्षित थीं। क्या आप देखते हैं ब्रिटिश कालीन
स्त्री शिक्षा की स्थिति को मैंने बताया कि जैसे कि विभिन्न समाज सुधारक संगठनों ने और विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, चाहे वो बिडका घोषणा पत्र हो, हंटर कमीशन हो, सर्जेंट समिति हो, सर्जेंट समिति ने भी अपनी सिफारिश की, जिसको सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। 1944 में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना, इस नाम से ये सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में ये योजना लागू हुई, जिसमें ये सिफारिश की गई कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ माध्यम के रूप में देसी भाषाओं को भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, मुगल काल के अंतिम समय और ब्रिटिश काल के प्रारंभ तक मात्र 6% साक्षरता थी महिलाओं की। आप देखते हैं कि अंग्रेजों को ऐसी भारतीय ब्रिटिश सरकार के कुछ प्रयास करने पड़े जिससे वो बालिकाओं को पढ़ा सकें। जैसा कि आप देखते हैं, सबसे बड़ी बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधा थी वो था बाल विवाह का होना। तो बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में एक कानून बना और जिससे अब कोई बाल विवाह नहीं करेगा। बाल विवाह को निषेध घोषित कर दिया गया। बाल विवाह कराने वाले अभिभावकों को और बाल विवाह करने वालों के लिए जेल जाना होगा, कठोर कारावास की सज़ा ये निर्धारित की गई, जिसका बाल विवाह को रोका जाए और बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। विधवा विवाह, विधवा विवाह मुगल काल के समय विधवाओं के पुनर्विवाह पर पाबंदी लगा दी। ऐसी स्थिति में लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में एक कानून पास किया, एक कानून बनाया कि विधवाओं को विवाह अर्थात विधवाओं के पुनर्विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई। आप समझ सकते हैं कि ये बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधाएं थीं, जिसकी वजह से इन विधवाओं का जीवन बहुत कठिन हो गया और उनको जीवन की कठिनता से बचाने के लिए पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया और उसी के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी। अंतरजातीय विवाह, ये हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़े अभिशाप थे, जिनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये सिफारिश की और 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट, ये अंतरजातीय विवाह कानून का निर्माण किया गया, जिसमें अंतरजातीय विवाह करने पर प्राचीन समय में बहुत बड़ी पाबंदियां थी। बेमेल विवाह, ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, तो उनको रोकने के लिए अंतरजातीय विवाह 1872 में अधिनियम बना, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई। सती प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रयास किए। 1889 में उन्होंने सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। और तो और बालिकाओं के वध भी किए जाते थे। कुछ समाज विशेष भारत में ऐसे थे जिनमें बालिकाओं को जन्म लेते समय ही मार दिया जाता था। तो 1845 में लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार कोई भी अपनी बालिका का वध नहीं करेगा, करता है तो उसको सजा दी जाएगी। विवाहित महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया 1874 में कि विवाहित कोई महिला है तो वो अपने पिता की संपत्ति में से अधिक अपना हिस्सा ले सकती है। जन सहयोग के बिना ये शिक्षा व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस बात की सिफारिश की कि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी हम बालिकाओं को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि देश में ऐसी कुप्रथाएं थी, बाल विवाह, सती प्रथा, बालिका वध, पर्दा प्रथा। इन कुप्रथाओं, इन कुरीतियों,
इन रूढ़ियों से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने ये सिफारिश की कि जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। जन सहयोग के अभाव में बालिकाएं अशिक्षित ही रहेंगी, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आम जन सामान्य का सहयोग जरूरी है। सुरक्षा, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जो माता पिता के सामने बाधा थी वो थी उनकी सुरक्षा को लेकर कि बालिकाओं को विद्यालय तो भेजा जाए लेकिन वो सुरक्षित कैसे रहेंगी। इस बात को लेकर माँ बाप अभिभावक चिंतित थे और उनकी चिंता को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार और भारत की ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इस बात की सिफारिश की गई कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए, बालिका सुरक्षित तब रहेंगी जब बालिका विद्यालय पृथक से खोले जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर वो सह शिक्षा में पढ़ सकती हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर उनको लड़कों से अलग पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर ये सिफारिश की गई कि बालिका विद्यालय हो, बालिका के लिए महिला शिक्षिका हों और महिला निरीक्षक हों और उनके लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो, छात्रावास हो, छात्रवृत्तियां बांटी जाएं, जिससे कि पेरेंट्स गार्जियंस अधिक से अधिक मात्रा में अपनी बेटियों को शिक्षा मुहैया करा सकें। पृथक विद्यालयों की और तो और जो कोई पर्दानशी महिलाएं हैं उनको घर पर ही शिक्षा की सिफारिश की गई कि उनको घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको घर पर ही शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी सिफारिश की गई कि उन महिलाओं को जो पर्दानशी हैं, पर्दे में रहती हैं, भारतीय मुस्लिम समाज और भारतीय राजपूत समाज, भारतीय क्षत्रिय समाजों में पर्दा प्रथा तत्कालीन समय में कायम थी। उस पर्दा प्रथा के होने से इन महिलाओं को पर्दे के रहते हुए भी शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसके लिए सिफारिश की गई कि इनको घर पर बैठे बैठे ही शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए। अर्थात सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करे कि उनको महिला शिक्षिकाएं जाएं और उनको पर्दे में जाकर घर पर ही शिक्षा प्रदान करें। उसके लिए जब महिला शिक्षिका होंगी, महिलाओं के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। अर्थात महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ महिला कॉलेजों की स्थापना, जिससे कि महिलाएं शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो उन महिलाओं को शिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर सकें जो घर से बाहर नहीं आ सकती, पर्दे में रहती हैं। उन पर्दे में रहने वाली महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की जाने की सिफारिश की गई। अनाथालयों की स्थापना, जो बालिकाएं अनाथ हैं, ऐसी स्थिति में उनको अनाथालय खोले जाने की सिफारिश भी इस ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत की गई। पृथक विद्यालयों की खोलने की सिफारिश की गई। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश की इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जहां महिलाओं को पढ़ना तो दूर रहा, उनको मत देने का अधिकार ही नहीं था। 1937 में उनको ये मत देने का, वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन स्त्री शिक्षा की स्थिति इस प्रकार की थी, जिनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि जिन बालिकाओं का वध कर दिया जाए, जिन महिलाओं को सती कर दिया जाए, जिन बालिकाओं की छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाए, वो कैसे पढ़ेंगी? उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त कैसे पूर्ण हो पाएगा? उनको शिक्षा कैसे प्राप्त होगी?
जब उनका पेरेंट्स गार्जियंस ने छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया है। तो अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश कालीन सरकार ने ये प्रयास किए कि सती प्रथा को रोका जाए, बाल विवाह को रोका जाए और कन्या वध को रोका जाए, पर्दे को समाप्त किया जाए और महिलाओं के पुनर्विवाह विधवाओं के किए जाने चाहिए। इस प्रकार की सिफारिशों के वशीभूत ही ये महिलाओं के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने की, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 1818 में पहला विद्यालय बालिका विद्यालय खुला, उसके बाद 1819 में दूसरा विद्यालय खुला और आप देखते हैं 1916 में लेडी हॉर्डिंग के नेतृत्व में लेडी हॉलिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो एक मेडिकल कॉलेज था, लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप देखते हैं 1916 में महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई और 1904 में बनारस हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि गांधी जी के, ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, सर्वेंट ऑफ इंडिया के और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन महापुरुषों के प्रयासों से और अंग्रेजी शासन की कुछ शासकों की विनम्रता से, एक लाइन का उत्तर सुन लीजिए, भारतीय जागरूक समाज सुधारकों के प्रयासों से और कुछ उदार अंग्रेजी प्रशासनकर्ताओं के प्रयासों से स्त्री शिक्षा संभव हो सकी, जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम सर्वोपरि है। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का साथ लिया और महिलाओं में एक नई चेतना भरी और महिलाएं जागरूक हुई और गांधी जी के इस आंदोलन से उनमें नई चेतना और जागृति के साथ इस बात की चेतना आई कि उनको शिक्षित होना चाहिए। तो इन सुधार आंदोलनों से और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के हिस्सा लेने से इस बात का निष्कर्ष निकल कर आया कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो गईं। मैं समझता हूँ इस ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था को आपने आसानी से समझ लिया होगा कि इस प्रकार से ये गति चाहे धीरे रही हो, लेकिन आप देखते हैं कि 1882 तक 2054 भारतीय महिलाएं सुशिक्षित थी, जिसकी संख्या 1947 तख आते आते 28,196 बालिका विद्यालयों के रूप में और 42,97,785 बालिकाएं उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार की ये स्थिति ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री शिक्षा की भारत में थी। मैं आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता के साथ मेरा पाठ पढ़ा। आपके समझ में कुछ नहीं आता है तो आप बेझिझक होकर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, आप हमसे प्रश्न कीजिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो सराहनीय हैं। थैंक यू। ओके।